ये घटना नगर थाना अंतर्गत का है, जो घटना 2015 की है। और इसमें पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म की घटना है। पीड़िता ऑर्केस्ट्रा के काम करती थी और वो अपना बकाया पैसा मांगने के लिए एक्यूज के पास गई थी। राजीव सिंह इस केस का एक्यूज है। उसके पास गई थी, वो पैसा उसको नहीं दिया गया। उसके बाद उसके साथ गाली गलौज किया गया, उसका मोबाइल स्नैच कर लिया गया और उसको किडनैप करके 9 दिनों तक आउट ऑफ बेगूसराय रखा गया। लॉज ऑफ एफआईआर आफ्टर 9 दिनों के बाद विक्टिम को बरामद किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका स्टेटमेंट लिया गया और बिफोर मजिस्ट्रेट भी उसका एडमिट। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जो शुरू तो हुआ था मतलब महज 10,500 रुपए के एक मामूली विवाद से, लेकिन जिसका अंत हुआ 20 साल की सजा पर। हमारे पास बेगूसराय की एक अदालत के फैसले से जुड़े कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं। तो हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई फैसला क्या हुआ। हम समझना चाहते हैं कि वो पूरी घटनाओं की चेन क्या थी, वो पूरी कड़ी क्या थी जो इस मामले को इस अंजाम तक ले आई। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, ताकत के गलत इस्तेमाल की और कानून की उस बारीक नजर की जो एक ही घटना में छिपे कई अपराधों को पहचान लेती है। बिल्कुल, और ये मामला इस बात का एक कह सकते हैं कि बेहतरीन उदाहरण है कि पॉक्सो जैसे विशेष कानून क्यों बनाए गए हैं। Absolutely. ये हमें दिखाता है कि जब एक नाबालिग के खिलाफ कोई अपराध होता है तो न्याय प्रक्रिया कैसे काम करती है और हर छोटे बड़े सबूत को मतलब कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये मामला बिहार के बेगूसराय जिले का है। मठियानी थाना क्षेत्र का एक गाँव है रामधीरी। कहानी के केंद्र में है राजीव कुमार सिंह नाम का एक शख्स जो एक ऑर्केस्ट्रा चलाता था। ऑर्केस्ट्रा का मालिक? हाँ, ऑर्केस्ट्रा का मालिक। और इसी ऑर्केस्ट्रा में एक नाबालिग लड़की थी जो गाने डांस करने का काम करती थी। अब देखिए, कहानी की जो जड़ है वो एक पैसों का विवाद है। उस लड़की के काम के 10,500 रुपए मालिक यानी राजीव कुमार सिंह पर बकाया थे। 10,500 रुपए? जी। सुनने में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है ना? रकम भले ही बड़ी ना हो, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो बहुत कुछ कहती है। एक तरफ एक ऑर्केस्ट्रा का मालिक है जो जाहिर है ताकतवर है, काम देने वाला है, और दूसरी तरफ एक नाबालिग लड़की जो अपनी मेहनत की कमाई मांग रही है। यहाँ जो शक्ति का असंतुलन है वो साफ दिखाई देता है। हाँ। और ऐसे में जो कमजोर पक्ष होता है उसके लिए अपना हक मांगना भी एक चुनौती बन जाता है। अक्सर ऐसे ही हालात शोषण को जन्म देते हैं। और इस मामले में ठीक यही हुआ। तारीख थी 13 जून 2015। शाम के करीबन 7 बज रहे थे। वो नाबालिग लड़की अपनी माँ के साथ अपने बकाए पैसे मांगने के लिए राजीव कुमार सिंह के घर पहुंची। वो सिर्फ अपना हक मांगने गई थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि राजीव शराब के नशे में था। पैसे देने की बात तो मतलब दूर की बात थी, उसने लड़की की माँ के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। तो माहौल वहीं बिगड़ गया एक पल में। और बात सिर्फ गाली गलौज पर नहीं रुकी। नशे में धुत राजीव ने पास में रखा हंसुआ, जो कि एक धारदार हथियार होता है, एक तरह की दराती। बिल्कुल, वो उठाकर महिला पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने उनकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और वहां से भाग निकला। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं जी। इस घटना के तरीके को समझना बहुत जरूरी है। बताइए। ये सिर्फ एक अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं लगता जी। ये एक सोची समझी क्रूरता है। हाँ। पहले माँ पर हमला करके उसे असहाय किया गया ताकि वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश न कर सके। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से एक तरह से अक्षम कर दिया गया। उसके बाद बेटी का अपहरण किया गया। अच्छा। कानूनी नजरिए से अपराध करने का ये तरीका, ये पैटर्न अपराधी की मानसिकता को दिखाता है और अक्सर सजा तय करते वक्त अदालत इन बातों पर भी गौर करती है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, एक कानूनी नजरिए से सोची समझी क्रूरता और अचानक गुस्से में किए गए अपराध में सजा पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, अचानक गुस्से में किया गया अपराध, जिसे क्राइम ऑफ पैशन भी कहते हैं, उसमें माना जाता है कि अपराधी ने बिना सोचे समझे किसी उकसावे पर प्रतिक्रिया दी। लेकिन जब अपराध एक योजना के तहत किया जाता है, जैसे यहाँ माँ को पहले रास्ते से हटाना,
तो ये अपराधी की ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता को दिखाता है। समझी। इसे कानून ज्यादा गंभीर मानता है क्योंकि इसमें सोचने समझने और रुकने का मौका होने के बावजूद अपराधी ने अपराध को अंजाम दिया। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। खैर, आगे जो हुआ वो और भी दर्दनाक है। पीड़िता की माँ, जो खुद हमले में घायल थीं, 3-4 दिन तक अपनी बेटी के लौटने का इंतजार करती रहीं। जी, ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है। माँ घायल थी और बेटी गायब, फिर भी रिपोर्ट लिखाने में 3-4 दिन लग गए। क्या ये सिर्फ उम्मीद थी कि शायद वो बच्ची को वापस छोड़ जाएगा, या हमारे सिस्टम में रिपोर्ट लिखाने को लेकर कोई डर या हिचक भी काम करती है? ये एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है और इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा, उम्मीद। शायद माँ को लगा हो कि आरोपी का नशा उतरेगा तो वो बच्ची को लौटा देगा। दूसरा, समाज का डर। कई बार परिवार लोक लाज के डर से तुरंत पुलिस के पास जाने से बचता है। और तीसरा, जो सबसे दुखद है, वो है सिस्टम पर अविश्वास या डर। सही कहा। कई बार गरीब और कमजोर लोगों को लगता है कि थाने जाने पर उनकी सुनवाई नहीं होगी या उल्टा उन्हीं से सवाल जवाब किए जाएंगे। इस मामले में वजह जो भी रही हो, वो इंतजार के 3-4 दिन उस परिवार के लिए किसी कयामत से कम नहीं होंगे। बिल्कुल। जब बेटी वापस नहीं लौटी, तब माँ ने हिम्मत जुटाकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और 9 दिनों के बाद लड़की को बरामद किया गया। 9 दिन। और बरामद होने के बाद लड़की ने जो बयान दिया, उसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। उसने बताया कि इन 9 दिनों तक राजीव कुमार सिंह ने उसे एक कमरे में बंद रखा, उसका मोबाइल फोन छीन लिया ताकि वो किसी से संपर्क न कर सके, और लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। पीड़िता का ये बयान, ये इस केस की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। इसी एक बयान ने इस मामले को अपहरण और मारपीट के एक साधारण केस से उठाकर एक बच्चे के खिलाफ हुए जघन्य यौन अपराध की श्रेणी में डाल दिया। और यहीं पर पॉक्सो कानून की भूमिका शुरू होती है। हाँ, पॉक्सो। हम ये शब्द अक्सर खबरों में सुनते हैं। क्या आप हमारे सुनने वालों के लिए आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये पॉक्सो एक्ट असल में है क्या, और ये दूसरे कानूनों से अलग कैसे है? जरूर। पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये 2012 में बनाया गया एक विशेष कानून है। ये सिर्फ बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए है। अच्छा। इसकी खास बात यह है कि ये बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें बयान दर्ज करने से लेकर सुनवाई तक हर प्रक्रिया में बच्चे की सहूलियत और गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। इसके तहत मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं और मुकदमे को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चे को लंबा इंतजार न करना पड़े। और इस केस में भी मामला तुरंत स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में गया? जी बिल्कुल। तो अब मामला पहुंचा विशेष पॉक्सो कोर्ट में, जहां विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर इसकी सुनवाई कर रही थी। अभियोजन पक्ष यानी सरकार की तरफ से केस लड़ने की जिम्मेदारी विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा पर थी। उन्होंने मामले को साबित करने के लिए कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश किया। 8 गवाह? ये काफी मजबूत तैयारी लगती है। हाँ, मुझे भी यही लगा। आमतौर पर ऐसे मामलों में इतने गवाहों की जरूरत क्यों पड़ती है? ये अभियोजन पक्ष की एक बहुत अच्छी रणनीति को दिखाता है। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इन 8 गवाहों में एक पूरी श्रृंखला बनाई गई थी। इसमें सिर्फ पीड़िता के माँ बाप, बहन और भाई ही नहीं थे जिन्होंने पैसे के विवाद से लेकर अपहरण तक की घटना की पुष्टि की, बल्कि इसमें 3 डॉक्टर भी शामिल थे। 3 डॉक्टर? हाँ, 3 डॉक्टर। डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर राम प्रवेश और डॉक्टर शशि प्रभा। और आखिर में थे मामले के जांच अधिकारी अवध किशोर सिंह। तो हर गवाह की एक खास भूमिका थी। बिल्कुल। इसे आप सबूतों का एक त्रिकोण समझिए। पहले स्तर पर हैं परिवार के लोग, वे घटना के चश्मदीद हैं, उन्होंने बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। दूसरे स्तर पर हैं डॉक्टर, वे मेडिकल सबूत पेश करते हैं। उन्होंने पीड़िता की जांच की और मां के जख्मों की रिपोर्ट दी, जिससे पीड़िता के बयान और मां के साथ हुई मारपीट की बात को एक वैज्ञानिक आधार मिला। और तीसरे स्तर पर हैं जांच अधिकारी जी। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना कैसे मिली, उन्होंने लड़की को कहां से और किस हालत में बरामद किया और क्या-क्या सबूत इकट्ठे किए। जब ये तीनों तरह की गवाहियां एक दूसरे से मेल खाती हैं तो एक ऐसा मजबूत केस बनता है जिसे बचाव पक्ष के लिए तोड़ना लगभग
लगभग नामुमकिन हो जाता है। इतने मजबूत सबूतों के बाद ये तो साफ था कि आरोपी को दोषी पाया जाएगा। अदालत ने भी माना कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बिना किसी शक के साबित कर दिया है। लेकिन असली सवाल ये था कि सजा क्या होगी, क्योंकि यहाँ अपराध एक नहीं बल्कि कई थे। जी। और जो सजा सुनाई गई उसकी लिस्ट काफी लंबी और विस्तृत है। अदालत ने हर एक अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की। सबसे प्रमुख सजा थी पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना। ये नाबालिग से बलात्कार के लिए थी। और यहाँ सश्रम कारावास का मतलब है कि दोषी को जेल में सख्त मेहनत का काम भी करना होगा। ये सजा अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। 20 साल 20 साल एक बहुत लंबी अवधि है, जो ऐसे अपराधों के प्रति समाज और कानून की सख्ती को दिखाता है। इसके बाद मां पर हसुआ से हमला करने के लिए उसके लिए भारतीय दंड विधान की धारा 326 के तहत 10 साल का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब ये दिलचस्प है कि मोबाइल छीनने और लड़की को बंधक बनाने के लिए भी अलग-अलग सजा है। आमतौर पर लोग सोच सकते हैं कि ये सब तो अपहरण का ही हिस्सा है। कानून इन अपराधों को अलग-अलग क्यों देखता है? ये कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हर गलत काम अगर वो कानून की नज़र में एक अलग अपराध है तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है। जब आरोपी ने लड़की को कमरे में बंद किया तो वो गलत तरीके से बंधक बनाने का प्रावधान था, जिसकी धारा 340 में 1 साल की सजा हुई। अच्छा। जब उसने मां से गाली गलौज की तो वो अपमानित करने का अपराध था, जिसकी धारा 504 में 2 साल की सजा हुई। और फोन छीनने का क्या? फोन छीनना चोरी का अपराध है, जिसके लिए धारा 379 में 3 साल की सजा बनी। और एक और धारा लगाई गई, धारा 406, जो आपराधिक विश्वासघात के लिए है। आपराधिक विश्वासघात? जी, इसमें 3 साल की सजा हुई। ये इसलिए क्योंकि लड़की उसके यहाँ एक कर्मचारी थी, एक भरोसे के रिश्ता में थी। मालिक ने उस भरोसे को तोड़ा। तो मुख्य सजा तो यौन शोषण के लिए 20 साल थी, लेकिन अदालत ने मां पर हमला करने से लेकर फोन छीनने तक हर चीज के लिए अलग से सजा दी।